तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ चुके हैं। उसकी थोड़ी एनालिसिस यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इस वीडियो में हमने जस्ट फार्मूला डिराइव किया था। तो मैं फिर से एक बार उस फार्मूला आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि रिंग के एक्सिस पे, अगर रिंग पे पूरा यूनिफॉर्म का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, बिल्कुल एक जैसा, तो रिंग के एक्सिस पे अगर हम सेंटर से x डिस्टेंस ले लें तो x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एक्सिस के अलोंग अवे फ्रॉम द सेंटर आएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द सेंटर आएगी। और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही थी। अब इसकी सबसे पहली एनालिसिस हम लोग ये करने वाले हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है। हालांकि ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं कि एट R/√2 होती है। और आप याद भी रखेंगे ग्राफ से, क्योंकि इसका जो ग्राफ बन रहा था, अगर मैं एक साइड देखूँ x के साथ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा ऐसे टच करता हुआ जाता है, मतलब कुछ इस तरह से जाता है, ऐसे कह सकते हो, इस तरह से जाके फिर ऐसे ऊपर जाता है। यहाँ पे स्लोप 0 होता है, तो ये ऐसे थोड़ी टेंजेंट अगर खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी बनाने में कभी कभी एरर हो जाती है। तो R/√2 पे मैक्सिमम है, तो इसकी आप चाहें तो एक स्मॉल प्रूविंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये याद तो रखना ही है, मेंस में क्वेश्चन आ गया था अभी 2 साल पहले कि मैक्सिमम कहाँ होती है। 2019 के जो है जेईई मेन में पूछा था बच्चों। तो चलिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे मैक्सिमा होता है वहाँ पे स्लोप 0 होता है। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा आप क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा आप DE/dx 0 करोगे, है ना। DE/dx 0 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ है। तो आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो KQ तो हो जाएगा बाहर, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू डिनोमिनेटर आएगा x² प्लस r² की पावर 3/2 माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 x² प्लस r² की पावर 1/2 और इंटू 2x अंदर वाले का डिफरेंशिएशन और इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो x² प्लस r² की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, तो होल क्यूब हो जाएगा। इसको हमें 0 करना है ना, तो ये वाली चीज़ तो 0 हो नहीं सकती है ना। तो ये चीज़ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0, तो ये क्वांटिटी हमारे 0 हो जाएगी। इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो √x² प्लस r² कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो KQ x² प्लस r² की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है x² प्लस r² की पावर 1, तो एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच रहा है 3x² इक्वल टू 0। ये फैक्टर 0 हो नहीं सकता, यही 0 है बेटा। तो r² माइनस 2x² इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू r²/2, तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस R/√2 आएगा। तो मैथमेटिकली वही है कि एक मैक्सिमम बनेगा आपका, एक मिनिमा बनेगा। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो R/√2 आएगा। तो डिस्टेंस R/√2 है ना। अब जब आप साइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो इस तरफ अगर आप रिंग को देखें तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, इस तरफ ऐसी होगी। तो अगर आप उस हिसाब से ग्राफ बनाएंगे एक्सिस पे पूरा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पर ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, सिमेट्रिकल थोड़ा बनेगा। तो ये माइनस R/√2 वाली लोकेशन हो जाएगी, है ना, ये प्लस R/√2 वाली लोकेशन हो जाएगी। पर सेंटर से तो ये भी R/√2 डिस्टेंस पे। ये पॉजिटिव इसलिए है चूँकि डायरेक्शन ये है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रिंग मान रहा हूँ, और नेगेटिव इसलिए है कि डायरेक्शन नेगेटिव है, चूँकि यहाँ पर जो रिंग हमने रखी है उस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ डायरेक्शन ये होगी, ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगी बेटा, है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसलिए नेगेटिव ग्राफ बनाया जाता है। अगर ये माइनस क्यू होता तो नेगेटिव यहाँ बन जाता है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ टूवर्ड्स द चार्ज होती, यहाँ पे ऐसी होती, यहाँ पे ऐसी होती, तो यहाँ ग्राफ नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक क्वाड्रेंट में ग्राफ से मतलब है। और ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा, चूंकि मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो R/√2 पे मैक्सिमम होगा। अब कितना होगा मैक्सिमम,
वो आप इस फॉर्मूले में x की वैल्यू r/√2 रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वो रटने का विषय नहीं है। जब भी आपसे पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप तुरंत समझ जाइएगा कि r/√2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। एक दूसरी एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। वो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर इफ रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, है ना, अगर रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो अब बच्चों अगर आप देखो कि नॉन यूनिफॉर्मली रिंग अगर चार्ज है, इसका मतलब है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कॉपी के पेज के प्लेन में लिखूं तो यहाँ पे कहीं पे चार्ज ज़्यादा है, कहीं पे दूर दूर है, डेंसिटी कम है, कहीं पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर बेटा एक एलिमेंट मान रहा हूँ तो उस पर चार्ज अगर dq1 होगा तो उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट जो चार्ज आएगा वो dq2 आएगा, चूंकि लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म होगा बेटा, और जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। यानी यहाँ पर ये जो वेक्टर आएगा वो de1 आएगा, और उसके ठीक सिमेट्रिक जो अपोजिट वेक्टर आएगा, अपोजिट कह सकते हैं, उसके जो अपोजिट साइड में वेक्टर आएगा वो de2 आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये एंगल तो थीटा होगा, तो de1 cos थीटा प्लस de2 cos थीटा, ये वाले कंपोनेंट तो सारे अभी भी जुड़ जाएंगे, बट ये कंपोनेंट इक्वल ना होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि कैंसिल आउट कर दे de1 sin थीटा और de2 sin थीटा। तो ये बेटा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो जब आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट की बात करें तो एक कंपोनेंट आएगा एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। एक्सिस के अलोंग अगर आप देख रहे हैं तो de1 प्लस de2 प्लस de3 इंटू कॉस थीटा आ रहा है। तो इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उतनी ही आएगी kqx, क्योंकि इसमें dq1 आएगा, इसमें dq2 आएगा, बाकी सबसे डिस्टेंस सेम होगी बेटा, r सबका सेम होगा। तो ये cos थीटा भी सब में कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा। de1 जब आप लिखेंगे तो de1 आप खुद ही समझ सकते हैं कि de1 जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, de1 लिखेंगे k dq1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। इस r की वैल्यू अंडर√r² प्लस x स्क्वायर है, वो भी बाहर आएगा, कांस्टेंट है। तो जब cos थीटा भी कॉमन होके बाहर आ जाएगा, k अपॉन r² भी कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, तो ऐड होगा सिर्फ de1 de2 में dq1 प्लस dq2 प्लस dq3 प्लस dq4 इक्वल टू वो भी q आएगा। यानी ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बेटा इंटीग्रेट करने के बाद, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, kqx ये उतना ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा जितना पहले था, r² प्लस x² की पावर 3/2 वो उतना ही होगा जितना यूनिफॉर्म के केस में होता है, मतलब एक्सिस के अलोंग। बट कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो पहले जीरो हो जा रहा था अब जीरो नहीं होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एक्सिस के अलोंग नहीं होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो अंडर रूट एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो इट विल बी ग्रेटर देन दिस एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो एक्सिस के अलोंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी कहा जाता है कि जो भी रिंग पे चार्ज दिया गया है इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो क्या डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस ये आएगा, देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस विच विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस and there will be some electric field along the axis, or we can say the resultant electric field is not along the axis and not perpendicular to the axis, it is at some angle, ठीक है ना। तो ये कोई एंगल आएगा, वो डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते अभी इतनी आसानी से, और उसकी बात भी नहीं करेंगे। तो मेन थ्योरेटिकल एनालिसिस है जो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से सवाल बन जाते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सा अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, रिंग के एक्सिस पे रख के एक चार्ज पार्टिकल को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। अगर यहाँ पर हमने एक रिंग की रेडियस r है और इससे x डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल, एक q0 चार्ज पार्टिकल रख दिया, और हमने कहा कि फाइंड आउट
मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहली बात देखिए बेटा, एक रिंग है और एक पॉइंट चार्ज है। बहुत पहले मन में बच्चों के ख्याल सबसे पहले ये आता है कि क्यों ना हम कूलम्स लॉ लगा दें, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लगा दें। तो ये गलत तरीका है। कूलम्स लॉ से आप दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। एक कंटिन्यूअस बॉडी और एक पॉइंट चार्ज के बीच में निकालना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जब हम स्फेरिकल बॉडीज की बात करेंगे, स्फेरिकल सिमेट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पर कभी कभी ये एप्लीकेबल होगा, हम उन्हें पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेंगे। बट रिंग में, डिस्क में, लाइन चार्ज में, इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह से हम ट्रीट नहीं करेंगे। तो फिर हम इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स कैसे निकालें, ठीक है ना। तो बच्चों हम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर हम ये जो बॉडी है इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अगर वो निकाल लें, ठीक है ना, तो फोर्स जो आ जाएगा ऑन क्यू नॉट वो आएगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पे फोर्स लगता है वो Q इंटू ई होता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, एक पॉइंट चार्ज और एक बॉडी के बीच का बच्चों फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और पॉइंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडी, यहां पे बॉडी क्या है, रिंग है। अब मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स वहीं लग सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, वहां पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्या होगी, कहां पे होती है, r/√2 पे, अभी अभी हमने पढ़ा। तो KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 में हम x की वैल्यू r/√2 पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो किसी आर्क की वजह से, आर्क और पॉइंट चार्ज के बीच का भी फोर्स पूछेगा तो भी आप इसी तरह से बच्चों कैलकुलेट करेंगे, सिंपल एप्लीकेशन करेंगे। F इक्वल टू QE। मान लेते हैं अगर हम आपसे कहें कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, और यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज है एंड दिस इज प्लस, एक प्लस Q कैपिटल चार्ज है, R रेडियस है और उसके सेंटर पे रखा है। तो हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप एलिमेंट लेके फिर से इस पे फोर्स निकालें और इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। बट आप इंटीग्रेट तब तक मत करिए जब तक कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। इस बॉडी की वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों पता है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर भी आप सिंपल अप्लाई करिए Q इंटू ई। तो यहाँ पॉइंट चार्ज की वैल्यू है और पॉइंट चार्ज जिस पोजीशन पे रखा है उस पोजीशन पे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो लिखनी है। तो सेमी सर्कुलर रिंग, तो हम लोगों ने पढ़ा है आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2, और 5/2 आधा एंगल है, तो पूरा एंगल 180 डिग्री है तो आधा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इट विल बी 2k लैम्डा बाई आर और साइन 91 हो जाएगा। तो 2k लैम्डा जो होगा वो Q चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, तो Q अपॉन पाई आर होगा, ये डिवाइड बाई आर। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 2kq अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमारे फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन और भी बनेंगे। मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। रिंग पे जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, आपसे क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि रिंग है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस पे प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी एक्सिस पे सेंटर से h हाइट पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है।
इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके 2-3 मिनट सोचिएगा इसके आंसर के बारे में, तभी आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो इट इज गिवन दैट, है ना, इट इज गिवन दैट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसका mg नीचे लग रहा होगा और इस रिंग की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इस पार्टिकल पे चार्ज q है तो QE फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो डेफिनेटली QE और mg बराबर होंगे और पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा। ये गिवन है प्रॉब्लम में कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ, 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां पे, h इक्वल टू r बाई रूट टू, ऑप्शन बी h ग्रेटर देन r बाई रूट टू, ऑप्शन सी h लेस देन r बाई रूट टू, या ऑप्शन डी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ h की सभी वैल्यू के लिए पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि बच्चों आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और पता करने की कोशिश करिए कि h की किस वैल्यू के लिए ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें आप जितना दिमाग लगा सकते हैं उतना दिमाग लगा लीजिए, फिर आप मेरे सोल्यूशन को देखिए। तो चलिए मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों सोल्यूशन किस तरह से देखेंगे, अगर यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, तो बेसिकली ये जो हाइट है ये सेंटर से डिस्टेंस है, जो हम x मानते हैं फॉर्मूले में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे जो x है वही यहाँ पे h दी गई है बेटा, एक तरह से देखा जाए तो mg नीचे की तरफ लग रहा है और QE ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जो mg है वो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि g ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है जब तक कि हमारी जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा न ली जाए कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो कंपैरेबल हो जाए, या h में बहुत सारा चेंज अगर करेंगे तभी g में चेंज आएगा। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ इक्विलिब्रियम में है और इसमें स्मॉल मूवमेंट हम करके देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। तो आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगर यहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है और पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम से थोड़ा ऊपर ले जाएं और नेट फोर्स हमारा डाउनवर्ड आना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, अगर डाउनवर्ड ले जाएं तो नेट फोर्स हमारा ऊपर आना चाहिए। तो जब फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने पे फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, तो इस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब बच्चों मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ रहे हैं, प्रोसेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इलेक्ट्रो में 80% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले और ग्राफ, 2 चीज़ें हर हालत में याद रखनी है। अगर फॉर्मूले और ग्राफ आप याद नहीं रखेंगे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में सफ़र करेंगे, इवन पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप सफ़र करने वाले हैं, आपको फॉर्मूले और ग्राफ याद करने ही होंगे। मैकेनिक्स थोड़ा डिफरेंट होती है, मैकेनिक्स में आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो है इक्विलिब्रियम का नेचर जो होगा वो स्टेबल और अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए mg कांस्टेंट है बेटा, तो अगर पार्टिकल को ऊपर ले जाने पे QE की वैल्यू कम हो जाए तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आने लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको ग्राफ याद दिलाऊं तो इस तरह से ग्राफ आता था, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। तो r/√2 पे मैक्सिमम होता था, उसके पहले इंक्रीजिंग उसके बाद डिक्रीजिंग। अब हमें अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए बेटा, स्टेबल चाहिए, तो जैसे ही पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाए तो नेट फोर्स नीचे आना चाहिए। mg तो बदल नहीं सकता, तो QE को छोटा करना है, यानी ये डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तभी QE छोटा होगा। तो अगर आप देखें डिस्टेंस को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटानी है तो r/√2 से हमें दूर पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर ये वाली डिस्टेंस हमारी h हो या x हो या h कह लें, तो इस डिस्टेंस पे बच्चों हम देखेंगे तो अगर यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली जो पोजीशन है वो ये वाली पोजीशन है अगर हमारी, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी, h की वैल्यू बढ़ेगी, हम यहाँ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। यानी जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी और नेट फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा, mg QE से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि mg कांस्टेंट है और QE घट जाएगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा।
इसी तरह से जब पार्टिकल नीचे आएगा तो एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे आएंगे, आप इस डिस्टेंस को कम करेंगे तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पीछे आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब थोड़ा नीचे आएंगे तो डिस्टेंस कम होगी, और जैसे कम होगी तो QE की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो नेट फोर्स QE माइनस mg अपवर्ड होगा, और उसकी डायरेक्शन भी यहीं पे मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो यहाँ आने पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ आने पे कहीं पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी H ग्रेटर देन R/√2 के इस पोजीशन के इधर कहीं इक्विलिब्रियम होगा, तभी दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, पास आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और तभी तुम्हारा नेचर जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। बट अगर स्टेबल है तो हमारे स्टेबल के लिए H R/√2 से बड़ा होना चाहिए, और अनस्टेबल के लिए अगर देखेंगे तो H R/√2 से छोटा होना चाहिए बेटा, तभी अनस्टेबल होगा तुम्हारा। क्योंकि अगर R/√2 से कम होगा तो आप देखिए यहाँ कहीं होंगे, तो जब ये H की ये वैल्यू होगी तो जैसे H की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, यहाँ आएंगे, बढ़ाने पे और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो आप देखिए अगर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा। तो इस पार्टिकल को जब आप दूर ले जाएंगे तो एक्सेस से डिस्टेंस बढ़ेगी, x बढ़ेगा या h बढ़ेगा, और बढ़ाने पे QE अगर बड़ा हो गया तो नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आने की बजाय अपवर्ड आएगा। तो जिस तरफ आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसी तरफ फोर्स आ रहा है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। सिमिलरली जब नीचे लाएंगे तो QE कम हो जाएगा, mg बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा। वो सिचुएशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। तो R/√2 से अगर कम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और R/√2 से अगर ज़्यादा है तो स्टेबल होगा। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आप JEE एडवांस में या JEE मेन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं, जिनमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना होता है, कम चलानी होती है। तो आप देख सकते हैं अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा, बट आप ग्राफिकली बहुत आसानी से इस कैलकुलेशन को देख पा रहे हैं। तो ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लाइन चार्ज और डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है।